हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं सॉलिड प्रिंसिपल। तो सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है? बहुत बार हम सुनते हैं सॉलिड प्रिंसिपल। सो बहुत बार गूगल की एडवर्टाइज भी आती है कि सॉलिड प्रिंसिपल। सो सॉलिड प्रिंसिपल होता क्या है, और हम वो लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सॉलिड प्रिंसिपल, सिस्टम डिज़ाइन में सॉलिड प्रिंसिपल क्यों यूज़ करते हैं? एक्चुअली सॉलिड का मतलब कोई मतलब सब्सटेंस, हार्ड सब्सटेंस वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता। सॉलिड प्रिंसिपल का मतलब हर एक कैरेक्टर का मीनिंग अलग अलग है। जैसे कि सॉलिड मतलब यस का मीनिंग अलग है, ओ का मीनिंग अलग है, एल का मीनिंग अलग है, आई का मीनिंग अलग है और डी का मीनिंग अलग है। सॉलिड प्रिंसिपल यूज होता है कि जिससे हम, अगर हमारे सिस्टम में कुछ अगर एरर आता है, कुछ बग आता है, तो वो बग हम एक्चुअली एक अच्छे वे के साथ हम उसको क्लियर कर सके, एक अच्छे तरीके से सॉल्व कर सके। कुछ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आए सिस्टम डिज़ाइन में, सिस्टम की जो भी बग है वो रिजॉल्व करने में कुछ एरर नहीं आए, अच्छे से सॉल्व हो जाए, अच्छे से सिस्टम डिज़ाइन हो, इसीलिए हम सॉलिड प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं। सॉलिड प्रिंसिपल में हर एक कैरेक्टर का फुल फॉर्म है, अलग एक मीनिंग है, हर एक कैरेक्टर का एक प्रिंसिपल है। तो फॉर एग्जांपल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हर एक कैरेक्टर का मीनिंग क्या है और क्या है हर एक उसका प्रिंसिपल। पहली बात, सॉलिड प्रिंसिपल हमें क्यों यूज़ करना चाहिए? तो मैंने पहले ही बताया कि सिस्टम डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है, और जनरली अगर बग्स है सिस्टम में, तो कौन से पार्ट में वो बग्स आए हैं, कौन से क्लास में है, तो इसीलिए आसानी होती है हमें बग फाइंड आउट करने में और सिस्टम के एरर सॉल्व करने में। सो यूजिंग सॉलिड प्रिंसिपल इन जावा हेल्प डेवलपर टू क्रिएट अ सॉफ्टवेयर दैट इज ईजियर टू मेंटेन, एक्सटेंड एंड अंडरस्टैंड। डेफिनेटली ये टॉपिक मेंटेन करना सही हो जाता है, एक्सटेंड करना सही हो जाता है, और कुछ बग्स नहीं रहते। The This principle promote clean code practice, leading to systems that are robust and adaptable to the changing the requirement. By adhering to this principle, developer can build a software that is not only functional but also scalable and sustainable. Definitely, अगर अच्छे से, अगर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम अगर कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगी है, हर एक में अगर कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी, तो फिर डेफिनेटली हम उसको कितना भी स्केल करें, उसमें कुछ भी एक क्लास दूसरी क्लास में इंटरफेयर नहीं होगा, या फिर उसमें कुछ एरर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली हम उसको हाई लेवल पे स्केल कर सकते हैं। और इसकी इसीलिए हमारा जो भी सॉफ्टवेयर है वो सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। ओके, सो देखते हैं हम सॉलिड प्रिंसिपल का यस जो है उसका फुल फॉर्म क्या है। और यस का होता है फुल फॉर्म सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, दैट इज एस आर पी। तो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल मतलब क्या है कि ये देखो, ये मैंने टॉपिक दिए हैं बहुत सारे, जैसे कि प्रिंसिपल वगैरह, बट हम एक चार दो चार लाइन में उसका शॉर्टकट देख लेते हैं। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल मतलब जो भी तुम्हारे क्लास रहेंगे तुम्हारे सॉफ्टवेयर में, या फिर जो भी प्रोग्राम तुम बनाने वाले हो, हर एक क्लास को एक डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमने एक क्लास को दिया है। ओके, उससे क्या होता है कि हर एक एक क्लास को अगर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है और कुछ बग अगर होता है, तो जो पर्टिकुलर क्लास में बग आया है वही फिक्स होगा, ना कि तुम दूसरे की कुछ फंक्शनैलिटी को तुम कुछ डैमेज करोगे। ओके, तो इसीलिए सॉलिड प्रिंसिपल का ये जो है मतलब सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल मतलब हर एक जो क्लास है उसको यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर बग आए तो बस वही क्लास को हम क्या करें, बग फ्री कर सके, उसमें से बग फाइंड आउट कर सके। नहीं तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर एक आधा क्लास है जिसमें मैंने बहुत सारी फंक्शनलिटी ऐड करके रखी है, तो फिर वो डिफ़िकल्ट होगा बग फाइंड आउट करने में और सिस्टम को फाइंड आउट करने में। तो इसमें से क्या बेनिफिट्स है इसके, कि हम मेंटेनेंस अच्छे से कर सकते हैं उससे। दूसरी बात, रीडेबिलिटी इम्प्रूव होगी डेफिनेटली। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है बुक, जो कि बुक की ही रिकॉर्ड मेंटेन करेगा, तो मैं बुक के ही पास जाऊंगा, बराबर। मैं दूसरे तरफ नहीं जाऊंगा, जैसे कि उसमें अगर दूसरे कुछ, अगर फॉर एग्जांपल ऑथर है, ऑथर का मैंने अलग क्लास बनाया है, ओके, तो मैं ऑथर के पास नहीं जाऊंगा। बुक में अगर कुछ प्रॉब्लम आए तो बुक पे ही जाऊंगा। रिड्यूस द रिस्क ऑफ चेंजेस, एंड सो ये भी एक टॉपिक है। दूसरा अगर हम देखेंगे ओ, सॉलिड प्रिंसिपल का ओ मीन्स ओपन क्लोज प्रिंसिपल। एक्चुअली ओपन क्लोज प्रिंसिपल का ये है कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल मतलब जो भी मैंने पहले ही कोड बनाया है, फॉर एग्जांपल
मैंने एक आधा एप्लीकेशन बनाया है। फॉर एग्जांपल मैंने एक आधा इंटरफेस बनाया है, ओके। या फिर मैंने क्लास बनाया है पेरेंट, उसका एक आधा स्टूडेंट है, उसका नाम है, और एक आधा क्लास है स्टूडेंट, उसका उसमें नाम है, उसका रोल नंबर है और उसके मार्क है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू ओपन क्लोज प्रिंसिपल कि हमें क्या करना है, उस क्लास को कुछ हाथ नहीं लगाना, मतलब कुछ उसमें मॉडिफाई नहीं करना, बट हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को स्टूडेंट की हॉबीज ऐड करना है, तो मैं दूसरा क्लास बनाऊंगा, ना कि उसी स्टूडेंट क्लास में कुछ ऐड करूंगा, ओके। ये करने के बजाय मैं क्या करूंगा, दूसरा क्लास बनाऊंगा हॉबीज वाला। वो हॉबीज वाला क्लास एक्सटेंड करूंगा स्टूडेंट से, मैं स्टूडेंट एक्सटेंड हॉबीज, और फिर मैं वो जो प्रॉपर्टी है हॉबीज में जो भी बनाई हुई, वो मैं इनहेरिटेंस के हेल्प से मैं ले लूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट जो मैंने पहले क्लास बनाया है उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होगा, मतलब वो क्लास जो है स्टूडेंट वाला वो सेफ रहेगा। इट इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन, ओपन फॉर एक्सटेंशन एंड क्लोज फॉर द मॉडिफिकेशन। मतलब मैं एक्सटेंशन यूज़ कर सकता हूँ दूसरे क्लास, मतलब उसमें कुछ अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी, एक्स्ट्रा कुछ फीचर मुझे ऐड करना है, तो मैं बाय यूजिंग एक्सटेंड, बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट मैं ऐड कर सकता हूँ। बट मैं उस ये तो वो ये सही तरीका है कि मैं एक्सटेंड करूँ, ना कि मैं उसमें कुछ मॉडिफाई करूँ। तो इससे सिस्टम डिज़ाइन मेंटेनेंस अच्छा होता है, एक्सटेंसिबिलिटी बढ़ती है, रीयूजेबिलिटी होती है, और इससे क्या है, फैसिलिटेट टू टेस्टिंग, मतलब टेस्टिंग भी आपने जो क्लास की अच्छे से हो जाती है। नेक्स्ट है लिस्को सब्स्टिट्यूशंस प्रिंसिपल्स, इसको एलएसपी कहते हैं, सॉलिड प्रिंसिपल का यल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मतलब फॉर एग्जांपल जब भी एक्चुअली ये यूज़ होता है जनरली इनहेरिटेंस में। फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास क्लास है, एक पेरेंट क्लास है ए, और तुम्हारे पास चाइल्ड क्लास है बी, ओके। तो पेरेंट क्लास है ए और चाइल्ड क्लास है बी, ओके। तो अगर तुम ऑब्जेक्ट, अगर पेरेंट क्लास में अगर डिस्प्ले मेथड है डिस्प्ले ए, और चाइल्ड में है डिस्प्ले बी, तो अगर मैं पेरेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ तो मेरा पेरेंट क्लास का जो मेथड है वो एक्सेस होता है। सेम, अगर मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से अगर मैं पेरेंट क्लास की मेथड एक्सेस कर सकता हूँ, सेम थिंग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से भी पेरेंट क्लास की जो मेथड है वो एक्सेस होनी चाहिए। मतलब अगर मैं पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट से चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्लेस करता हूँ तो भी फंक्शनैलिटी सेम ही होनी चाहिए, मतलब तब भी कोड वर्क होना चाहिए। ये है सिंपल लिस्को सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, ओके। तो उससे क्या होता है कि सिस्टम में करेक्टनेस आती है, इंश्योर द करेक्टनेस, बेनिफिट क्या है उसके, करेक्टनेस आती है। पॉलीमॉर्फिज्म को प्रमोट करता है डेफिनेटली, अगर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। कोड को यूजेबिलिटी होती है। तो ये सभी उसके बेनिफिट्स है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, सो ये मतलब रिगार्डिंग इंटरफेस है। इंटरफेस सेग्रीगेशन मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल एक इंटरफेस होता है, इंटरफेस में बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होती है। इंटरफेस यूज होता है 100% एब्स्ट्रैक्शन के लिए, इंटरफेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ओके। हम उसका रेफरेंस बना सकते हैं। तो इंटरफेस सेग्रीगेशन में क्या है कि मतलब मुझे अगर इंटरफेस की मेथड यूज़ करना है तो मुझे क्लास को उसको एक्सटेंड करना पड़ता है, क्लास में से हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है वो इंटरफेस को। तो सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ये कहता है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास अगर एक खादा इंटरफेस है जिसमें मेरे पास मेथड है, फॉर एग्जांपल मेरे पास बहुत सारी मेथड है, प्लेइंग है, मतलब एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, ऐसी सब फॉर एग्जांपल 4 मेथड है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है इंटरफेस में। बट अगर मेरे को अगर एक ही मेथड चाहिए तो फिर मुझे अनफॉर्चुनेटली मेरे को सभी मेथड जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो वो क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगा। तो इसलिए एक ही इंटरफेस में मल्टीपल एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना नहीं है, तो उसके इंस्टेड ऑफ वी हैव टू राइट वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन वन इंटरफेस, ओके। वन इंटरफेस में एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिखना है, जिससे हम फॉर एग्जांपल को अगर एक ही मेथड चाहिए तो एक ही इंटरफेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सको। अगर मेरे को 2 मेथड चाहिए तो मैं 2 इंटरफेस को मैं इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। तो दैट इज़ नथिंग बट द सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, मतलब इंटरफेस में जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट्स मेथड है
उसको सेग्रीगेट करो, उसको डिवाइड करो एक इंडिविजुअल इंटरफेस में, जो कि वो तुम्हें इम्प्लीमेंट करने में आसान जाएगा। सो बेनिफिट क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी। डेफिनेटली डिपेंडेंसी रिड्यूस हो जाती है, मतलब अगर एक मेथड इंडिविजुअल इंटरफेस को आएगा तो उसकी डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। उसके बाद इनहांस रिलायबिलिटी भी इनहांस होगी। बाद में डिपेंडेंसी इन्वर्जन्स। डिपेंडेंसी इन्वर्जन मतलब जो भी डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, तो ये सॉलिड प्रिंसिपल का डी मतलब डिपेंडेंस, तो ये लास्ट वाला है प्रिंसिपल। तो इसमें क्या होता है कि मतलब तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट में जो मतलब हायर लेवल मॉड्यूल है शुड नॉट डिपेंड ऑन लोअर लेवल मॉड्यूल्स, बोथ डिपेंड ऑन एब्स्ट्रैक्शंस। मतलब क्या है कि जैसे कि इसमें टाइप्ड कपलिंग नहीं होनी चाहिए, जो भी तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स है उसमें टाइप्ड कपलिंग नहीं होना चाहिए, लूज कपलिंग होनी चाहिए, जिससे कि मतलब जो लोअर मॉड्यूल है वो हायर मॉड्यूल पे डिपेंड ना रहे। जैसे कि हमें इंटीग्रेशन एक्चुअली इंटरफेस ही यूज़ होता है इसमें, जिसे कि हमें लूज कपलिंग अचीव करते हैं। तो इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, डिपेंडेंसी इन्वर्जन कंट्रोल, तो उसमें आप देख लेना।